आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 8 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना के 10,000 नए मामले, खुल गए मंदिर, मॉल और रेस्टोरेंट। हर जगह जिस भी धार्मिक स्थल में जाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा और साफ सफाई का इंतजाम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, होगा कोरोना टेस्ट। उनको बुखार भी है, गले में दर्द भी है। इसके कारण से उन्होंने अपने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग रखा है। कल उनका टेस्ट होगा। और कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों की मौत। लगातार एनकाउंटर्स का सिलसिला इस साल के पहले महीने से ही जारी है, जिसमें अब तक करीब 85 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कैसे न्यूजीलैंड ने दी कोरोना को मात। लेकिन सबसे पहले सुनिए मुख्य समाचार। नमस्कार, मुख्य समाचारों के साथ मैं माधुरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा जनसंवाद रैली से वर्चुअल रैली की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। देश के कई हिस्सों में खुले धार्मिक स्थल कई हिस्सों में अभी भी बंद रहेंगे। 2.5 लाख कोरोना संक्रमितों की संख्या के साथ भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सेंट्रल रेलवे ने कहा, कैंसिल टिकट का रिफंड यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पताल अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इससे जुड़ा विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली में आज एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.1 रही। जॉर्ज फ्लॉयड का अंतिम संस्कार अमेरिका में मंगलवार को होगा। उनके शव को ह्यूस्टन लाया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव और पूर्व भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर मुरली कार्तिक 11 जुलाई को दिल्ली गोल्फ क्लब में चैरिटी गोल्फ खेलेंगे और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लगभग 2.5 महीनों के बाद मंदिरों में घंटियां बजी, मस्जिदों में नमाजी पहुंचे, गुरुद्वारों में अरदास में श्रद्धालु शामिल रहे। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में धर्मस्थल भी कड़े निर्देशों का पालन करते हुए खुले हैं। पूजा पाठ तो हो रहा है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। क्या बदला है, यही जानने समझने के लिए आज तक संवाददाताओं ने देश भर में धर्म स्थलों का दौरा किया। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली के प्रसिद्ध बंगला साहिब गुरुद्वारे में, जहां का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा। दर खुले, दरबार खुले, खुले दर्शन होन। यानी अब सारे पूरे देश के धर्म स्थल अधिकतर खुल चुके हैं। 8 जून इतिहास में दर्ज हो चुका है और साथ ही 80 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में धार्मिक स्थल खुले हैं। तो ऐसे में क्या क्या इंतजाम है यहाँ? हर जगह जिस भी धार्मिक स्थल में जाएं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा और साफ सफाई का इंतजाम है। हम गुरुद्वारा बंगला साहिब में हैं। गुरु महाराज का बंगला था कभी यहाँ और अब गुरुद्वारा है। दिल्ली के ऐतिहासिक और बड़े गुरुद्वारों में से एक। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो पहले वो पांव धोने की जगह थी, जहां पर लगातार पानी चलता रहता था। अब लोग यहाँ सैनिटाइज होकर आते हैं, यानी सैनिटाइजर, ये टनल लगी है, टनल से होकर जब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर जगह जगह सैनिटाइजर लगे हैं, पेडेस्टल सैनिटाइजर। और साथ ही जब हम दरबार से पहले पहुंचते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक मशीन लगी है, जिससे आप थर्मल अपना तापमान देख सकते हैं। शुक्रिया संजय। और अब चलते हैं कोलकाता, जहां हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बिरला मंदिर पहुंची। पश्चिम बंगाल में मंदिरों के खुलने की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस समय हूँ बिरला टेम्पल के सामने। बिरला मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, लेकिन अब यहाँ पर कई ऐसी बातें नहीं होंगी जो इतिहास में नहीं हुई हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग कर दी गई है। जो भी व्यक्ति आएगा उसे इंतजार करना पड़ेगा अपनी नियमावली के हिसाब से आगे चलने का। तो वहीं दूसरी ओर फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, ये सब अब अनिवार्य हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। मंदिर के दर्शन की आपने क्या क्या परिवर्तन देखा और इतने महीनों बाद मंदिर के दर्शन करके लगा कैसा?
बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि एकदम शांत वातावरण में इतने दिन बाद भगवान के दर्शन हुए हमारे, तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा न्यू नॉर्मल वाला फील आया, इतने दिन से बंदी बंदी लग रही थी, तो अब लग रहा है कि इसके साथ जीना पड़ेगा, ये हमें पता है, बट अब अच्छा लग रहा है। भगवान से 1-to-1 साक्षात्कार, ऐसा लग रहा है कि दर्शन एक्चुअल में ऐसे ही होना चाहिए। जहाँ एक और दर्शनाभिलाषी लोग आते हैं दूर दराज से, तो वहीं दूसरी ओर तारापीठ मंदिर हो या फिर कालीघाट मंदिर, भूतनाथ मंदिर हो या कुंडनगर का राजराजेश्वरी मंदिर, अधिकतर खुले तो हैं लेकिन नई नियमावली के साथ। वहीं धर्म स्थलों के अलावा आज से मॉल्स भी खुले हैं। लखनऊ में एक मॉल का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता ने जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश से बात की। लखनऊ के मॉल्स खुल चुके हैं और मॉल का जायजा लेने पहुंचे हैं लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश। सर, किन हिदायतों को आपने दिया है इसे खोलने के लिए, और जब आप घूम रहे हैं तो क्या पाए? देखिए, आज 8 जून से डिस्ट्रिक्ट लखनऊ के जो मॉल्स हैं वो भी ओपन हुए हैं, लेकिन इसमें प्रोटोकॉल्स को 100% फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना है, जो विक्रेता है उनको मास्क के साथ साथ ग्लव्स का प्रयोग करना है। इसके साथ ही साथ एंट्रेंस पॉइंट पे सभी लोगों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइजर से उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। तो हमारे साथ डीएम अभिषेक प्रकाश थे, जो बता रहे थे किन किन हिदायतों के साथ ये मॉल्स खुल रहे हैं। मॉल है वो अब धीरे धीरे एक एक करके खुलने लगे हैं, इसके भीतर चहलकदमी दिखने लगी है, इसकी रौनक वापस आने लगी है, लेकिन लोगों का जो फुटफॉल है, यानी लोग बहुत कम तादाद में आज आए हैं। अगर हम मॉल के जो चलाने वाले हैं उनकी माने तो ये शुरुआत अच्छी है, क्योंकि सिर्फ 40% ही दुकानें आज खुल पाई हैं। तो लॉकडाउन के दौरान बंद रहे रेस्टोरेंट आज से खुल तो रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी ग्राहकों का इंतजार है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह एक फैमिली रेस्टोरेंट में पहुंची, सुनिए उनकी आंखों देखी। अनलॉक 1 की रियायतों में ये शामिल है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खुल सकते हैं, वहां पर 50% लोग आकर बैठ सकते हैं, लेकिन असल में स्थिति है क्या जमीन पर? तो आमतौर पर गुप्ता फूड्स फैमिली रेस्टोरेंट, इसमें आप भीड़ देखेंगे, काफी यहाँ पर ऑफिसेज भी चुकी है, बहुत लोग घर से भी आते हैं, लेकिन आपने अभी शुरुआत नहीं की? नहीं मैडम, अभी शुरुआत नहीं करी। क्या वजह? मैडम अभी थोड़ा दिल्ली में केसेस भी काफी इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरा अभी कस्टमर भी इतना नहीं है अभी, इसलिए सिटिंग स्टार्ट नहीं है, टेक अवे कर रहे हैं। तो आपने कुछ अपने लिए गोल रखा है कि कब से सीटिंग स्टार्ट कर पाएंगे? तैयारी कर रहे हैं उसकी? नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, अदरवाइज टेक अवे की व्यवस्था यहाँ पर है। आमतौर पर जितने भी दुकान हैं, भले ही इजाजत दी गई है खुलने की, लेकिन अपनी तरफ से दुकानों का खुलना शुरू नहीं हुआ है उन रियायतों के बावजूद। रियायतों के पहले दिन टेक अवे के लिए ही अभी भी खुले हुए हैं सारे रेस्टोरेंट्स। शुक्रिया श्वेता सिंह। तो एक तरफ जहां आज से भारत में जीवन सामान्य हो रहा है, वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। भारत संक्रमण के मामलों में अब दुनिया में 5वें नंबर पर है। बीते 24 घंटों में ही करीब 10,000 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की तादाद 2.5 लाख को पार कर गई है। लेकिन बाकी दुनिया की तुलना में देखें तो भारत में कोरोना से मृत्यु दर काफी कम है। क्या कहते हैं कोरोना के आंकड़े और दुनिया की तुलना में हम कहाँ हैं, यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से और पूछा कि क्या कम मृत्यु दर राहत का संकेत है। बिल्कुल, कोरोना के मामले में भारत 5वें स्थान पर है और जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, लग रहा है कि अगले 2 या 3 दिन में यूके को भी वो पीछे छोड़ देगा, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज है केसेस के बढ़ने की। केस फैटेलिटी रेट कुछ इस तरह से निकाला जाता है कि जितने आपके यहाँ टोटल डेथ्स हैं और जितने टोटल केसेस हैं, उस रेशियो को आप केस फैटेलिटी रेट या अभी के समय में उसको जनरली लोग मृत्यु दर बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। किसी ऑनगोइंग डिजीज में, पेंडेमिक में मृत्यु दर नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि एक सर्टेन पॉपुलेशन के बाद वो काउंट होता है कि कितने लोग 1000 के पॉपुलेशन में या 1 लाख के पॉपुलेशन में इतने लोगों की डेथ हुई। लेकिन जब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो जो नीचे का पैरामीटर है, यानी कि केस टोटल डेथ से अगर आप डिवाइड करेंगे और केसेज अगर बढ़ने लगे ज़्यादा तेज डेथ्स के मुकाबले, तो ये माना जाएगा कि फैटेलिटी रेट कम है, जैसे अभी 2.79 है। उसी तरह से यूएस में यह करीब 5.60 है। नो डाउट यूएस के मुकाबले फैटेलिटी रेट इंडिया में अभी कम है, लेकिन केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप एक्टिव केसेस की बात अगर आप करिए तो आप पूरी दुनिया के मुकाबले, जहाँ पे कि वर्ल्ड में इस समय टोटल एक्टिव केस 32,24,381 के आसपास है, उसमें इंडिया उसका
3.89% केवल इंडिया में है और टोटल केसेज में 3.62% है वर्ल्ड के। तो लेकिन जो पर डे नए केसेज आ रहे हैं उसको बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस रफ्तार से इंडिया में केसेस बढ़ते रहे तो अगले 2-3 दिन के बाद वो यूके और शायद कुछ हद तक स्पेन को भी पीछे छोड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल इंडिया में जो टेस्टिंग के बाद करीब 47 लाख के आसपास टेस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अभी इंडिया को पिक देखना बाकी है और इसमें केसेस और बढ़ सकते हैं, जिसमें कि रोज़ अगर 10,000 रिजल्ट आ रहे हैं नए केसेस के तो हम इसको केस फेटेलिटी रेट से अभी कंपैरिजन करना बहुत ठीक नहीं है। और सिचुएशन ये है कि अगर 9,983 टोटल केसेस केवल आज की डेट में रिकॉर्ड किए गए तो ये टैली ले जाती है इंडिया को एक दूसरे सिचुएशन में जिसमें कि 4% से ज़्यादा डेथ टोल भी रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि 7,135 डेथ अगर हो चुकी है और उसमें से 206 डेथ एकदम नई डेथ्स है, यानी कि वो आज ऐड हुई है। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है इंडिया के लिए। जानकारी दे रहे थे इंडिया टुडे के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय। और अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से अस्पतालों में दबाव बढ़ता जा रहा है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके परिजनों की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के मरीजों के इलाज का केजरीवाल सरकार का फैसला भी विवादों में है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीमार पड़ गए हैं और उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। केजरीवाल की सेहत के बारे में अधिक जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया, देखिए, कल दोपहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत कुछ खराब चल रही है और उनको बुखार भी है, गले में दर्द भी है। इसके कारण से उन्होंने अपने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग रखा है। कल दोपहर से ही बैठकें जो है वो कैंसिल हो गई हैं और कल यानी आने वाली 9 तारीख को कल उनका टेस्ट होगा। एक तरफ वो डायबिटीज के भी पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से, तो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी किसी प्रकार की कोई बैठक न करें। तो ये थे संजय सिंह जो बता रहे थे कि केजरीवाल का कोरोना टेस्ट कल यानी कि मंगलवार को किया जाएगा। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कल होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में ही होगी। आज तक रेडियो की नई पेशकश, आज का दिन हर सुबह 7 बजे से देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात ये कि भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा। आज का दिन। आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से घंटे भर। पता वही aajtak.in/radio। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं श्रीनगर की, जहां आज हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। हाल के दिनों में कश्मीर घाटी में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और कई आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सुजाउल हक। कश्मीर घाटी में 2 दिन से लगातार एनकाउंटर्स में 9 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर भी शामिल थे। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जून के महीने में अब तक 15 मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। लगातार एनकाउंटर्स का सिलसिला इस साल के पहले महीने से ही जारी है, जिसमें अब तक करीब 85 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि वो लगातार इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंसी के जो हादसे हैं और मिलिटेंसी कम कश्मीर घाटी में हो, और इसी वजह से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में तूल लाई गई है। कई विशेषज्ञों का ये भी मानना था कि इस साल मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसकी वजह से सुरक्षा बलों को भी अपनी मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। धारा 370 के उठाए जाने के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जा रही हैं और इस चीज़ की भी कोशिश की जा रही है कि इस साल कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी बढ़ जाए।
और इसी वजह से जहां एक तरफ आर्मी इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को रोक रही है, वहीं बाकी सुरक्षा बल जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं उनसे लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिटेंटों ने भी सुरक्षा बलों पे कई सारे हमले किए हैं, जिनकी वजह से सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ा है। अभी हाल ही में सुरक्षा बलों को साउथ कश्मीर के एक गांव से एक्सप्लोसिव से भरी एक गाड़ी मिली, जिसमें 45 किलो से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल पाया गया और साफ जाहिर था कि इसका निशाना सुरक्षा बल ही थे। जहां एक तरफ सुरक्षा बल ये साफ कह रहे हैं कि मिलिटेंसी के हाथ से कश्मीर घाटी में बड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ कर रहे हैं कि एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशंस हैं उनमें और तेजी आती हुई दिख रही है। शुजाउल हक, आज तक। वहीं लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने कहा है कि शनिवार को हुई वार्ता में सैन्य अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तनाव को और न बढ़ने दिया जाए। लेकिन इस बीच चीन ने एक बार फिर सीमा पर हलचल तेज कर दी है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के आसपास भारत से जुड़े सीमा के पास ज्यादा हेलीकॉप्टर्स लगा दिए हैं। उधर नेपाल और चीन के बीच भी आर्थिक समझौता हुआ है और दोनों के बीच सड़क मार्ग से व्यापार शुरू हो गया है। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय। भारत, चीन और नेपाल, धरती के 3 टुकड़े इस वक्त ऐसी स्थिति में हैं जैसे कोई त्रिकोणीय प्रेम कथा चल रही हो। भारत का सबसे प्यारा पड़ोसी नेपाल चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा है। उधर चीन भारत के साथ दूरियां। 1 महीने से ज्यादा हो गया इस कहानी को चलते हुए। कभी लगता है कि नेपाल भारत की ओर है तो कभी वो चीन की ओर झुक जाता है। एक बार फिर से नेपाल और चीन दोनों ने आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। चीन ने नेपाल चीन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट समझौते के तहत नेपाल को अपने पूर्वी इलाकों के समुद्री बंदरगाहों तक सड़क मार्ग के जरिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच साल 2015 में अघोषित आर्थिक नाकेबंदी हुई थी। तभी से नेपाल थोड़ा सा खफा था और चीन के साथ उसने 2016 में नेपाल चीन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट समझौता कर लिया था और सूत्रों के अनुसार अब इस पर फौरी तौर पर सामान की आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि इस सफर में वक्त ज्यादा लगता है, इसलिए दोनों देशों के बीच एक रेलवे लाइन बनाने पर भी चीन काम कर रहा है। अब अगर चीन और भारत के बीच देखें तो लद्दाख में तनाव कम नहीं हुआ है। खबर है कि चीन ने बड़ी संख्या में सैनिक, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पहुंचा दिया है। चीन ने अपने हजारों पैराट्रूपर्स को हुबेई से भारत की सीमा की तरफ पहुंचा दिया है। उसने निजी बसों, विमानों और ट्रेन से जवानों को सीमा तक पहुंचाया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर ये तस्वीरें साझा की हैं। चीनी सेना के मेजर कर्नल माओ ने चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV को बताया कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने समय में हम चीन के मध्य प्रांत से भारत की सीमा तक जवान, हथियार और रसद पहुंचा सकते हैं। इधर भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ताज़ा हालात की जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई। उधर राहुल गांधी के साथ साथ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेर लिया है और कहा है कि पूरे देश को हर बैठक के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि वो इस हालात को सुलझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा, ये वक्त की आने वाली रील में ही छिपा है। इंतजार है। माधुरी, आज तक रेडियो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में आज फिर हल्का भूकंप आया। बीते 1 महीने में दर्जन भर झटके दिल्ली और आसपास के इलाकों में आ चुके हैं। क्या दिल्ली किसी बड़े भूकंप का इंतजार कर रही है? क्या है बार बार आ रहे इन हल्के भूकंपों के मायने? यही समझा रहे हैं हमारे सहयोगी रिचिक मिश्रा। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर CP राजेंद्रन ने बताया है और ये आशंका भी जताई है कि दिल्ली NCR में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा, कितनी इंटेंसिटी का होगा या इसमें कितनी तीव्रता होगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है। राजेंद्रन ने 2018 में एक स्टडी की थी जिसके मुताबिक साल 1315 और 1440 के बीच भारत और नेपाल के बीच में 600 किलोमीटर लंबी एक सिस्मिक गैप बन गई थी। सिस्मिक गैप का मतलब ये हो जाता है कि जमीन के अंदर एक बड़ी दरार, और ये दरार बेहद सक्रिय है
जिसको भूकंपीय फॉल्ट बोलते हैं, सिस्मिक फॉल्ट बोलते हैं, ये काफी एक्टिव है। मजेदार बात यह है कि ये 600-700 सालों से ये दरार जो है शांत है। इसमें हल्के फुल्के से झटके आते रहते हैं, वो भी हिमालय के टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचलों की वजह से। अब सीपी राजेंद्रन जी का कहना यह है कि अगर यहाँ भूकंप आता है इस दरार की वजह से, तो ये 7.9 से लेकर के 8.5 रिक्टर पैमाने की तीव्रता पर जा सकता है। अगर दिल्ली एनसीआर में अधिकतम 8.5 तीव्रता का भूकंप आता है तो भयावह तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की जमीन के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्ट्स हैं। इसमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज पे हैं, कुछ दिल्ली सरगोधा रिज पे हैं और कुछ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर हैं। इनके साथ ही कई सक्रिय फॉल्ट्स भी इनसे जुड़े हुए हैं। ये सारे फॉल्ट्स हिमालय के टेक्टोनिक प्लेट से जुड़े हुए हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट लगातार दबाव में है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो अपने उत्तर की तरफ लगातार खिसक रही है, जिसकी वजह से हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट पे दबाव बन रहा है और जिस दिन ये दबाव रिलीज होगा या छूटेगा जमीन से, उस दिन भूकंप आ सकता है। ऐसा ही एक छोटा दबाव छूटने का नतीजा जो था वो अभी 29 मई को रोहतक में आया। 4.6 तीव्रता का भूकंप था। रोहतक में जो भूकंप आया था 29 मई इसी साल, वो उसको दिल्ली एनसीआर समेत बहुत बड़े एरिया में महसूस किया गया। भूकंप को मापने के लिए भारत को जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में बांटा गया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका जोन 4 में आता है। ये वो जोन है जहां 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। कई वैज्ञानिक रिपोर्ट्स ये बताती हैं भूकंप के लिहाज से दिल्ली काफी संवेदनशील है। हम उम्मीद जताते हैं कि ऐसी आपदा ना आए। जानकारी दे रहे थे रिचीक मिश्रा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस को देश से पूरी तरह खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने देश में लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा भी कर दी है। न्यूजीलैंड ने कैसे दी कोरोना को मात, बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर कुलश्रेष्ठ। सोमवार यानी 8 जून की सुबह जब न्यूजीलैंड सरकार ने मीडिया ब्रीफिंग में ये ऐलान किया कि उनके देश में एक भी कोरोना का एक्टिव केस नहीं है, तो देशवासियों के लिए खुशी का ठिकाना ना रहा। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस को देश की सीमा के भीतर हरा दिया गया है और सभी नागरिक सामान्य जीवन जी सकते हैं। जानकारी दी गई कि कोविड-19 से पीड़ित आखिरी मरीज अब स्वस्थ हो चुका है और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि न्यूजीलैंड में आखिरी नया मामला 17 दिन पहले सामने आया था, जबकि 28 फरवरी से देश कोरोना संक्रमण महामारी से बुरी तरह से जूझ रहा था। Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. प्रधानमंत्री जेसिंडा बता रही थी कि आज न्यूजीलैंड में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस मौजूद नहीं है और इस महामारी को लेकर देश में लागू पाबंदियां कल यानी मंगलवार से हटा दी जाएंगी। हालांकि सीमाओं को अभी भी बंद ही रखा जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सामान्य रूप से काम करेंगे और सभी सार्वजनिक परिवहन भी शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सार्वजनिक और निजी आयोजन भी अब पहले की तरह बिना किसी रोक-टोक के आयोजित किए जा सकेंगे। इस मौके पर न्यूजीलैंड स्वास्थ्य विभाग के निदेशक एशले ब्लूमफील्ड भी मौजूद थे। उन्होंने देश के लिए इसे सुखद संकेत बताया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 28 फरवरी के बाद देश में एक भी सक्रिय मामला नहीं होना निश्चित रूप से हमारी इस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ जारी सतर्कता अभी आगे भी अनिवार्य रहेगी। ये भी बताया जा रहा है कि 50 लाख की आबादी वाले इस देश में महामारी पर नियंत्रण के कई और भी कारण हो सकते हैं। दरअसल दक्षिण प्रांत में मौजूद ये देश सबसे अलग थलग है, जिस वजह से अन्य देशों के मुकाबले न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस की प्रकृति को समझने के लिए पूरा वक्त मिला। यही नहीं, प्रधानमंत्री जेसिंडा ने भी सही समय पर महामारी के शुरुआती दौर में ही सख्त लॉकडाउन लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया था, जिसकी प्रशंसा दुनिया भर में की गई। बता दें कि न्यूजीलैंड में 1500 के करीब लोग ही कोविड-19 की चपेट में आए और इससे 22 लोगों की मौत हुई। अब देखना ये है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में दुनिया न्यूजीलैंड से कितना सबक लेती है।
नुपुर कुलश्रेष्ठ, आज तक रेडियो। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदवारी लगभग तय हो चुकी है। चुनावी सर्वे में भी बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर बढ़त बना ली है। कौन है जो बाइडेन, बता रही हैं हमारी सहयोगी गरिमा। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं डेमोक्रेट जो बिडेन का नॉमिनेशन तय हो गया है। नॉमिनेशन के लिए जरूरी प्रतिनिधियों का समर्थन उन्हें मिल चुका है और अब वो जनता का समर्थन पाने के लिए हर दिन फाइट कर रहे हैं। कौन है जो बिडेन, आज हम आपको बताते हैं। जो बिडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 को उत्तर पूर्व पेंसिल्वेनिया के शहर स्क्रैंटन में हुआ था। उनके पिता जोसेफ बिडेन सीनियर भट्टियों की सफाई करने और सेकंड हैंड कार बेचने का काम करते थे। उनकी मां का नाम कैथरीन यूजेनिया जीन फिनेगन था। बचपन में बिडेन बोलने में स्टैमर करते थे, जिसकी वजह से बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। घंटों तक शीशे के सामने खड़े होकर कविताओं को जोर जोर से पढ़ना शुरू करके उन्होंने अपनी इस परेशानी पर जीत हासिल की। जब तक उन्हें प्रेस्टीजियस आर्कमेयर एकेडमी में एडमिशन नहीं मिला, तब तक उन्होंने सेंट हेलेना स्कूल से पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ वो स्कूल की खिड़कियां धोने और बगीचे में भी काम किया करते थे, ताकि पढ़ाई का खर्चा उठाने में वो अपने परिवार की मदद कर सकें। बिडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की और खूब फुटबॉल खेला। अपने जूनियर ईयर में स्प्रिंग ब्रेक के दौरान बिडेन नैला हंटर से मिले और उन्हें पहली नजर में उनसे प्यार हो गया। 1966 में बिडेन और नैला हंटर ने शादी कर ली। 1968 में लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद बिडेन एक लॉ फर्म में प्रैक्टिस के लिए वेलमिंगटन चले गए। 1971 में उन्होंने खुद की लॉ फर्म की शुरुआत की। बिडेन के 3 बच्चे हुए। 1972 में डेलावेयर डेमोक्रेटिक पार्टी ने 29 साल के बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए पॉपुलर रिपब्लिकन जे सेले बॉक्स के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें जीत हासिल कर वो 5वें सबसे कम उम्र के सीनेटर बने। 1972 में क्रिसमस से एक हफ्ते पहले बिडेन अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए गए थे, जहां कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। 1977 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी जिल बिडेन से शादी की, जिससे उनकी बेटी एशले का जन्म हुआ। 1973 से 2009 तक बिडेन ने सीनेट में काम किया। 2009 से 2017 तक वो अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वो साल 1988 में पहली बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हुए, लेकिन असफल होने के बाद 2008 में उन्होंने फिर इस दौड़ में शामिल होने का फैसला लिया और अब 2020 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हुए। 2005 में ब्रेन कैंसर से लड़ते हुए उनके बेटे की मौत हो गई। अपने 77 साल के जीवन में बिडेन ने कई परेशानियां देखी और अपनों को खोने का दर्द महसूस किया है। 3 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए उन्होंने जी जान से कोशिशें शुरू कर दी हैं। साथ ही कोरोना को चुनावी मुद्दा बनाकर ट्रंप को घेरना भी शुरू कर दिया है। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। और वहीं अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच अब मिनियोपोलिस शहर की सिटी काउंसिल ने लोगों का गुस्सा कम करने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग को ही भंग करने की बात कही है। सिटी काउंसिल ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा का नया मॉडल तैयार किया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी परवेज आलम। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के शहर मिनियापोलिस में शहर का प्रशासन देखने वाली सिटी काउंसिल ने बहुमत के साथ फैसला किया है कि वो अपने शहर में पुलिस का डिपार्टमेंट ही बंद कर देगी। अमेरिका में इसे डिफंडिंग कहा जाता है। मतलब ये कि जो फंडिंग पुलिस और पुलिस के हथियार और दूसरे पुलिस के खर्चों में जाती है वो बंद कर दी जाएगी। जब से काले मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पिछले माह गोरे पुलिस अफसरों के हाथों मौत हुई है, तब से अमेरिका के कई शहरों में मांग उठी है कि पुलिस की डिफंडिंग कर दी जाए। वो सारे पैसे जो पुलिस पर खर्च होते हैं सामाजिक योजनाओं पर खर्च किए जाएं। अमेरिका में पहले कुछ शहरों में ऐसा हो भी चुका है, लेकिन बार बार सवाल ये उठा कि पुलिस की जगह किसको कानून व्यवस्था की बागडोर सौंपी जाए। बहरहाल अब मिनियापोलिस के 13 में से 9 काउंसलर्स ने पुलिस के महकमे को ही बंद करने का प्रस्ताव पारित किया है, हालांकि मेयर इसके खिलाफ थे। अमेरिका के कई शहरों में पुलिस डिफंडिंग की मांग इसलिए भी उठी है क्योंकि जातिवाद की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि अमेरिका के ज्यादातर शहरों में
पुलिस रंगभेद नीति के तहत काम करती है और काले मूल के लोग दिन ब दिन असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस दौरान अमेरिका के बहुत से शहरों में गोरी पुलिस और जातिवाद के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। तकरीबन 10,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से 140 शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए वर्तमान स्थिति दुखद साबित हो रही है, इसलिए कि आम जनता, खास तौर पर प्रदर्शनकारी, उन्हें भी पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराते हैं। राष्ट्रपतीय चुनाव सर पर हैं, केवल 150 दिन बचे हैं। पोल रेटिंग्स में वो डेमोक्रेट नॉमिनी जो बाइडेन के मुकाबले में काफी पीछे चल रहे हैं। इस दौरान जो बाइडेन आधिकारिक रूप से डेमोक्रेट प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। 1 अगस्त तक वो अपने नायब यानी कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर देंगे। हो सकता है कि उनकी नजर कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस पर पड़े। कमला हैरिस आधी अफ्रीकन अमेरिकन है और आधी इंडियन अमेरिकन। डेमोक्रेट्स एक होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ बड़े रिपब्लिकन्स ट्रंप के खिलाफ मुंह खोलने लगे हैं, जैसे कि पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पावल ने प्रदर्शनों के दौरान ट्रंप की भूमिका की निंदा की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक कह दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश नवंबर के राष्ट्रपतीय चुनाव में खुल्लम खुल्ला ट्रंप के खिलाफ वोट करने वाले हैं। शुक्रिया परवेज आलम। और अब बाजार का हाल सुनते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर से। भारतीय शेयर बाजार में आज एक और खरीदारी वाला सत्र था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार सुबह बढ़त के साथ खुले। 12 बजे तक बाजार में बढ़त बनाकर रखी, लेकिन 12 बजे के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी हुई और फाइनली सेंसेक्स और निफ्टी दोनों केवल 0.25% की बढ़त लेकर बंद हुए। सेंसेक्स 83 अंकों की बढ़त के साथ 34,370 के स्तर पर और निफ्टी करीब 25 अंकों की बढ़त के साथ 10,167 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी आज करीब 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। 150 अंकों की ज़्यादा की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 21,187 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के सत्र में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर के लेवल पर बाजार को टिकने में दिक्कत आएगी। इसका एक हमने आज एक सेशन देखा कि 12 बजे तक बाजार ऊपरी स्तर पर टिके, लेकिन उसके बाद बाजार में बिकवाली हावी हुई। 10,200, 10,400 इन स्तर पर तमाम बाजार के विशेषज्ञ ये मान के चल रहे हैं कि निवेशकों को एक कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए। अगर मौका मिल रहा है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। यहाँ से बाजार में एक बार दोबारा गिरावट आ सकती है, बिकवाली हावी हो सकती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल शेयर अगर बाजार में गिरावट आती है तो उनमें ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल सकती है। आज की अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो, टेलीकॉम, मेटल माइनिंग, फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स थे जिन शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। जबकि बैंकिंग, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये ऐसे सेक्टर्स थे जहां बढ़त देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी आज गेल, इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिली। ये सभी शेयर 4% से 7% तक बढ़े। जबकि गिरावट जो थी आज सबसे ज्यादा वो श्री सीमेंट, आइशर मोटर, M&M, भारतीय इंफ्राटेल, सिप्ला, जी एंटरटेनमेंट, इन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तमाम बाजार विशेषज्ञों का ये मानना है कि यहाँ पर निवेशकों के लिए कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए और बाजार जब तक 10,500 के ऊपर निकलकर नहीं टिकता है तब तक नई तेजी बनने की गुंजाइश कम है। बाजार का हाल बता रहे थे हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकधर। और दिन भर में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा जनसंवाद रैली से वर्चुअल रैली की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। देश के कई हिस्सों में खुले धार्मिक स्थल कई हिस्सों में अभी भी बंद रहेंगे। 2.5 लाख कोरोना संक्रमितों की संख्या के साथ भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सेंट्रल रेलवे ने कहा, कैंसिल टिकट का रिफंड यात्रा की तारीख से अगले 6 महीने तक काउंटर से लिया जा सकता है। दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पताल अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इससे जुड़ा विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली में आज एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.1 रही। जॉर्ज फ्लॉयड का अंतिम संस्कार अमेरिका में मंगलवार को होगा। उनके शव को ह्यूस्टन लाया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव और पूर्व भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर मुरली कार्तिक 11 जुलाई को दिल्ली गोल्फ क्लब में चैरिटी गोल्फ खेलेंगे और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है।
ये थे अब तक के मुख्य समाचार। तो आज का दिन भर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।